Hello everyone, good evening once again. This is Ashwini Gupta with our YouTube channel, that is Let's Explore Knowledge, and here we are coming through the for learning physics. So ये क्लास 12 का थर्ड लेक्चर है हमारा, जो कि आज हम बात करेंगे बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उसके बाद कूलम्स लॉ पर, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ के साथ साथ फिर कूलम्स लॉ पर हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दिस, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, पहली बार जो चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका दिस वन, दैट इज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों में आप इसे प्रमोट करें। और कैसे सब्सक्राइब करना है, आपको नीचे बेल आइकन है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर हम बात करें, लेट वी स्टार्ट अबाउट दिस वन, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, right? Today we will discuss about this one, quantization of charge. तो यहाँ पे आप देखिए क्या था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी भी एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर होगा बाय एनी मीन, बाय द फ्रैक्शन या बाय किसी भी प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज यहाँ पर होगा। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है क्यू, टोटल चार्ज, ये होगा, हमेशा याद रखिए, एन ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, राइट? ये हमने कल डिस्कस किया था। सो दिस इज बेसिकली नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी एक सिस्टम से, किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। ये कभी भी आइसोलेट फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होगा। दैट मीन्स एन की जो वैल्यू होगी, इट विल बी ऑलवेज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट कैन नॉट बी एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, इट कैन नॉट बी एनी डेसिमल वैल्यू। ना तो ये कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है और ना ही ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज हाउ मेनी electrons are required। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम का आवेश क्रिएट करेंगे, एक कूलम आवेश बनेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो नाउ सी, फिगर्स लगाने के लिए सबसे पहले डेटा हम लिखते हैं। तो अगर हम देखें डेटा हमारे पास क्या है, डेटा है कैपिटल क्यू 1 कूलम, क्वेश्चन कह रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड वाइज है, आप माइनस लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगाते हैं। वी हैव टू फाइंड एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताना है, राइट? तो नाउ फार्मूला व्हाट वी हैव, हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है हमारे पास? Q इक्वल टू एन ई, यहाँ से n इक्वल टू Q अपॉन E, राइट? Q कितना है? 1 कूलम, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे इलेक्ट्रॉन का, इट विल बी, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 इंटू 10⁻19 हो जाएगा अपॉन 1.6। इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। 1000 गुणित 10⁻16 या 100 लिख लीजिए और 17 कर लीजिए और इसको 1000 कर दीजिए और नीचे यहाँ कर दीजिए 16। एक
इस पॉइंट को जब हटाने के लिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सपोज दिस, तो हमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने डायरेक्टली लिख दी है कि इस पॉइंट को हटाने, देखिएगा इसमें से 2 जीरो लिया 100, ठीक है, तो 10 पावर 17 हो गया। इसका एक पॉइंट हमने हटाया तो एक 10 ऊपर और चला गया तो 1000। ना 4 से डिवाइड करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 0 5 ज़ा 0 20 और 10, ठीक है। इट इज़ 250 इंटू 10 पावर 17 अपॉन 4। फिर 4 से काटेंगे, 4 6 ज़ा 24, 1 0 2 ज़ा 8.5, so it is become n is equal to 62.5 into 10 की power 17, or we can say 6.25 into 10 की power 18. This is the number of electron required, जिससे हम बताएंगे कि एक कूलम, या अगर आपसे कोई पूछे कि एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। Q is equal to n into E, n is equal to Q upon E. We will put the value of electron and coulomb. We will solve the mathematical operations and we will get 6.25 into 10 power 18. क्योंकि नंबर है इसलिए यहाँ पर कोई भी क्या होगा, यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, इस तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। ध्यान रखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कहीं कोई क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मेंशन करें, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Law of conservation of charge. Now see, according to this, charge of a system remains constant. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, आप यहाँ लिख लो, टोटल चार्ज ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। जब इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर इसके पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, नंबर फर्स्ट। अब हम इस बॉडी को इस बॉडी के साथ फिजिकली कनेक्ट करते हैं। After the connection, what we see, some charges have been transferred to this body B. तो अगर A से B पर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, A से B पर ट्रांसफ़र होगा चार्ज, तो A पर कमी होगी, तो A पर जो चार्ज अब बचेगा ये हो जाएगा Q1 माइनस Q, और B पर जो चार्ज हो जाएगा, इस B पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है, ये पहला है स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। पहले स्टेप पे दोनों पे चार्ज थे आपके पास, एक पर Q1, B पर Q2, दोनों का फिजिकल कनेक्शन दिया। जैसे कनेक्शन दिया तो चार्जेस ट्रांसफर होना शुरू होंगे। सपोज A से गया है, A से ट्रांसफर हो रहा है स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो A पर अब बचेगा Q1 माइनस Q और B पर बचेगा Q2 प्लस Q, राइट। तो अब अगर ध्यान से देखें हम, अगर हम पहले केस में बात करें तो टोटल जो चार्ज था हमारा सिस्टम का, टोटल चार्ज वाज Q1 प्लस Q2, ठीक है, यहाँ पर ये चार्ज है। और आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज अगर हम थर्ड केस में बात करें, टोटल चार्ज तो ये हो जाएगा A पर जितना चार्ज है दैट इज Q1 माइनस Q, प्लस B पर जितना चार्ज है Q2 प्लस Q, Q से Q cancel out, it becomes Q1 plus Q2. Again, the total charge remains the same. अगर हम यहाँ पर देखें, before the transfer of the charge and after the transfer of the charge, अगर देखें तो दोनों केसेस में हमारे पास टोटल चार्जेस सेम है, कांस्टेंट है, and this is known as conservation law of conservation of charge, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें समझें कि ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कोई भी लॉस नहीं होता, सारे चार्ज टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, समझिएगा ध्यान से। ए बी Q1 Q2, कुछ बुक में D लिखा होगा, कुछ बुक में R लिखा होगा, आप इसको देख सकते हैं। सो व्हाट इज सेइंग हियर, according to Coulomb's law, according to Coulomb's law क्या हो रहा है, the force between two stationary charges kept at some distance is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the distance between them, to the square of distance between them. This is the Coulomb's law. What is saying, according to the Coulomb's law, the force between the two stationary charges kept at some distance is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहाँ पे दो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं इसी में, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी। यहाँ पे उसको नीचे लिख देते हैं फिलहाल, ये यहाँ पे आएगा, दिस फोर्स मैं अलग से लिख देता हूँ, मे बी attractive or repulsive depends upon nature of charges। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए था। बेसिकली आप समझ सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस केप्ट एट सम डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। हिंदी में समझ लेते हैं, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। यहाँ पर गणितीय रूप से अगर हम देखें तो मैथमेटिकली क्या कहेंगे बेटा, हम ये जो फोर्स है F, ये प्रोपोर्शनल समानुपाती है किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, एक इक्वेशन। ठीक, दूसरा है ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक,
तो दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मिलेगा। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले आते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस K की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, वैद्यशीलता है, ठीक है, परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये अभी तो फिलहाल फ्री स्पेस परमिटिविटी है। तो दिस इज द इक्वेशन बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। फिर से समझ लीजिए, कूलम लॉ के अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के समानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो दोनों को हमने F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर किया। K कांस्टेंट है, जहाँ पे K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक है, तो ये कूलम लॉ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वैद्युत स्थितिकी का। अब इसमें एप्सिलॉन 0 क्या है, ये एप्सिलॉन का मान क्या होता है, या इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होती है, या अगर हम कूलम लॉ को वेक्टर के रूप में दिखाना चाहें तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना रहेगा और जुड़ना पड़ेगा और जुड़ना चाहिए, जिससे हम देखिए, आपके मोटिवेशन से, आपके शेयरिंग से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक करने से, आपके वीडियो को देखने से शुरू से अंत तक, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें कुछ नहीं मिलता, राइट, जिससे हम और अच्छा कर सकें। तो प्लीज़ अब आप इसे देखें, लोगों में सब्सक्राइब करें, लोगों को कहें सब्सक्राइब करें चैनल को, आप लोगों में शेयर करें, और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम फिर से मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।